हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे मॉडर्निज्म के बारे में। मॉडर्निज्म एज ए लिटरेचर, मॉडर्निज्म का क्या रोल रहा है लिटरेचर में, मॉडर्निज्म इतना फेमस क्यों हुआ, मॉडर्निज्म के अंदर बहुत सारे जो इज्म, फॉर एग्जांपल इमेजिज्म, क्यूबिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आए, बहुत सारे ऐसे राइटर्स आए, काफ़ी कंट्रोवर्शियल एज भी रहा है, बहुत सारे ऐसे फाइटिंग्स हुई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। बट क्या हम जानते हैं कि इस मॉडर्निज्म या इस पर्टिकुलर एज के पीछे का रीज़न क्या है? क्या ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से मॉडर्निज्म इतना फेमस हुआ, इतना कंट्रोवर्शियल भी हुआ, और ऐसी ऐसी राइटिंग्स लिखी गई जो आज तक कभी इससे पहले लिटरेचर में नहीं लिखी गई। तो हम उन सारे बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि मॉडर्निज्म आया, क्यों आया। उसके आइए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हुए एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो आई होप कि ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। मॉडर्निज्म को समझना है तो हमें पहले विक्टोरियन एज के नेचर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विक्टोरियन एज का नेचर कैसा रहा है। तो आज के टॉपिक के हिसाब से अगर हम हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ मॉडर्निज्म, तो विक्टोरियन एज के सेंसिबिलिटी, उनके नेचर को भी जानना जरूरी है। तो विक्टोरियन एज से शुरुआत करते हैं। विक्टोरियन एज का जो टाइम स्पैन रहा है 1837 टू 1901 इज अबाउट द स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज। ये विक्टोरियन एज का एक नेचर है, उसकी क्वालिटी है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है, डिसिप्लिन की बात होती है, मोरल वैल्यूज की बात होती है। सोसाइटी वॉज हाईली क्लास बेस्ड। विक्टोरियन एज की जो सोसाइटी थी वो काफी हाईली क्लास बेस्ड थी। एवरी क्लास वॉज एक्सपेक्टेड टू बिहेव रिस्पेक्टिवली, यानी जो भी क्लासेस थे, जो भी डिवीजन था क्लासेस के बीच में, वो काफी डिसिप्लिन थे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। क्रिश्चियनिटी प्लेड अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग मोरल कोड्स। अब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है, विच मीन्स रिलीजन की बात हो रही है। क्रिश्चियनिटी रिलीजन की बात हो रही है, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का काफी रोल था उनके कोड एंड कंडक्ट के या उनके बिहेवियर में, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था क्रिश्चियनिटी। मोडेस्टी, प्योरिटी एंड सेल्फ कंट्रोल, तो ये और भी क्वालिटी उसमें ऐड हो रही है कि मोडेस्टी थी, प्योरिटी थी इस एज के अंदर, सेल्फ कंट्रोल था, एंड वर हाईली वैल्यूड। ओपन टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी वाज टैबू। ठीक है, सेक्सुअलिटी जो है वहां पे बहुत ही खुलकर चीजें नहीं बात की जाती थी, चाहे वो किसी भी तरह की सेक्सुअलिटी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटैगनिस्ट एंड मेल एंड फीमेल के बीच भी कुछ ऐसे सीन्स वगैरह नॉवेल्स में दिखा दिए जाते थे तो वो भी गलत माना जाता था। ये कुछ मैंने चीजें दिखाने की कोशिश की है कि नेचर ऑफ विक्टोरियन एज क्या रहा है। अब हमें इसका एक रूट बताने की मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं समझा सकूं कि विक्टोरियन सोसाइटी से कैसे चीजें धीरे धीरे निकलकर सामने आती हैं, वो कौन से ऐसे रूट्स हैं जो कि मॉडर्न एज को आगे लेकर आते हैं और मॉडर्न एज हमारे सामने आता है एक नए रूप में, एक रेवोल्यूशनरी और उसके अगेंस्ट में। तो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे मेरे हिसाब से है वो है कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगर कार्ल मार्क्स की बात हो रही है तो कैपिटलिज्म की बात होगी, और कैपिटलिज्म की बात हो रही है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होगी। कह लीजिए कि मॉडर्न एज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक एक चीजों को देख कर चलना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मॉडर्निज्म को हमें हमारे सामने लाता है अगेंस्ट विक्टोरियन। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पब्लिकेशन ईयर है 1848, विच मीन्स इंडस्ट्री जो है काफी डेवलप हो रही थी। इंडस्ट्री जो है अगर डेवलप हो रही है तो इसका मतलब है लेबर, चाइल्ड लेबर की बात होगी, एक्सप्लॉयटेशंस की बात होगी, ऐसी चीजों की बात होगी जो कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबर। ग्रेट रोल इन द राइज ऑफ मॉडर्निज्म, इसमें भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का एक पॉइंट रहा है, एक इनका रोल रहा है। इट वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ईगो। इट इज कॉल्ड फॉर द एबोलिशन ऑफ क्लास सोसाइटी। अब अगर आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं तो इसका जो मेन मोटिव रहा है एबोलिशन ऑफ क्लास सोसाइटी, यानी ये पूरी तरह से जो क्लास सोसाइटी डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, उसको ये एबॉलिश करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को वो खत्म करना चाहते थे। जो कैपिटलिस्ट थे, जो कुछ अमीर लोग थे, उनको वो हटाना चाहते थे, यानी सोसाइटी में इक्वलिटी लाना चाहते थे। अगर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी, क्लासलेस यानी क्लास की बात ही नहीं करिए आप,
अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर की बात ना करिए, क्लास नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। आफ्टर इट After its publication, working class consciousness grew stronger, leading to trade unions, revolution, labor rights movement. अब इस बुक के पब्लिश होने के बाद लोगों के अंदर जागरूकता आई और वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस, जो हमारा वर्किंग क्लास था, जो काम करता था इंडस्ट्री में, उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस आती है। वो अब धीरे धीरे चीजों को विरोध करना शुरू करता है। लीडिंग टू ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बनते हैं, रेवोल्यूशन होती है, क्रांति आती है, एंड लेबर राइट। इट एक्सपोज द क्रैक इन इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी। दीज क्रैक्स यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी, वो क्या थी, कौन कौन सी चीजें थी। एक है पॉवर्टी की बात हो रही है, एलिनेशन की बात हो रही है, क्लास स्ट्रगल, कोलैप्स ऑफ फेथ इन ओल्ड सिस्टम। मेनी मॉडर्निस्ट राइटर एंड थिंकर, जैसे बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, जैसे एलियट हो गए, जॉयस, वोल्फ, पाउंड एंड बर्टोल्ड ब्रेक and W.H. Auden, etc., engaged directly or indirectly with Marxist idea of history, class and power. मार्क्सिस्ट या मार्क्सिज्म जो एक आइडियोलॉजी है, उसको लेकर मॉडर्निस्ट राइटर ने काफी कुछ लिखा है, चाहे एलियट हो, जॉयस हो, वर्जीनिया वुल्फ हो, एजरा पाउंड हो, और बर्टोल्ड ब्रेक ने भी बहुत कुछ लिखा है। W.H. ऑडेन ने अपनी पोइट्री में कैपिटलिज्म को या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को काफी हद तक दिखाने की कोशिश की है, चीजों को समझाने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। When Charles Darwin's On the Origin of Species, 1859 में ये किताब पब्लिश होती है, वेल नोन बुक है, काफी फेमस है साइंस के पर्सपेक्टिव से। और ये क्या करती है, ये बुक किस चीज की बात करती है, ये बात करती है एवोल्यूशन ऑफ बाय नेचुरल सिलेक्शन। हमारा जो एवोल्यूशन है, जो हमारा विकास है, जो क्रम है डेवलपमेंट का, वो नेचुरल सिलेक्शन की बात करती है। विक्टोरियन सोसाइटी में ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी या फिर रिलीजन काफी स्टैब्लिश था, यानी लोग जो है ब्लाइंड फोल्डेडली जीसस क्राइस्ट, मदर मेरी या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। उनका मानना था कि ये सारा हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग्स और जो ये पूरा वर्ल्ड क्रिएट है, ये सब कुछ जो है गॉड क्रिएटेड है, यानी गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पब्लिकेशन के बाद सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, दो भागों में बढ़ती है। पहला है रिलीजन, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड नॉर्म था। दूसरा है साइंस, जो कि एक नया आ रहा था या वो डेवलप हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। लोगों के दिमाग में अब साइंस की बातें आ रही थी, लोगों ने सोचना शुरू किया, नहीं, हमारा जो विकास हुआ है एक एवोल्यूशन से हुआ है, हम ग्रेजुअली चीज, हमारे अंदर वो जो डेवलपमेंट आया है वो सडनली नहीं आया है और हमें गॉड ने क्रिएट नहीं किया, ऐसा उनका मानना था। तो एक ही परिवार में अगर फादर रिलीजियस हैं तो बेटा जो है साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड का है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात होती है, यानी हमने एक टर्म सुना है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। ये टर्म इसलिए आया क्योंकि दो लोगों के बीच कॉम्प्रोमाइज करने की बात हो रही है, यानी साइंस के लोगों की और रिलीजन के लोगों की कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है, इसीलिए हम उसको विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। इसको मैं जेनेसिस में जो बताया गया है कि हमारा क्रिएशन कैसे हुआ, गॉड ने हमें क्रिएट किया, एडम एंड ईव हमारे जो है फोर फादर्स रहे हैं, इसको इन्होंने एक टोटल जो है ब्रेक डाउन हो गया इस पूरी आइडियोलॉजी का, इस पूरे पर्सपेक्टिव का, विच मोस्ट विक्टोरियन टुक एज लिटरल ट्रूथ, जो कि सारे विक्टोरियन मानते थे कि ये गॉड क्रिएटेड है, लेकिन साइंस के ने इसको जो है डिस्कार्ड कर दिया। मेनी विक्टोरियंस फेल्ट फेथ वाज शेकन। बहुत सारे ऐसे विक्टोरियन थे जिनका फेथ को शेकन मतलब होता है एक तरह से हिल गया, उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि साइंस जो है इतना डेवलप और साइंस ने उनके पूरे फेथ को जो है हिलाकर रख दिया। और यहाँ पे दो चीजें आती हैं, पहला है फेथ और दूसरा है डाउट। अब जब दिमाग में डाउट आता है तो हमारी आइडियोलॉजी, हमारा फेथ, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसके अंदर बहुत कुछ चीजें होती हैं, वो सब कुछ जो है एक तरह से शैटर होने लगता है और चीजें बदलने लगती हैं। बिकॉज ऑफ डार्विन्स थ्योरी सजेस्टेड दैट लाइफ इवॉल्व ग्रेजुअली। डार्विन कहता है हमारी लाइफ ग्रेजुअली इवॉल्व हो रही है, नॉट क्रिएटेड इन फिक्स्ड फॉर्म ऑफ गॉड। जब द विक्टोरियन सोसाइटी वाज स्प्लिट इनटू टू सेक्शन, जो कि मैंने अभी चर्चा की कि दो सेक्शन में बढ़ चुका था। पहला है डार्विनियन, डार्विनियंस के जो फॉलोअर्स थे वो साइंस के फॉलोअर्स थे, रीजनिंग आ गई थी उनके अंदर, दिमाग में सोचने समझने की क्षमता ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी। और ट्रेडिशनलिस्ट जो हैं, यानी कि वो रिलीजन को मानने वाले, वो जो अभी भी फेथ में, मोरालिटी में और बाइबल में अभी भी उनके अंदर फेथ था, वो बिलीफ था। दिस ऑल्सो गेव बर्थ टू सोशल डार्विनिज्म। और ये डार्विनियन थियरी के बाद जो है एक सोशल डार्विनिज्म आता है, एक टर्म है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको अप्लाई किया, जिसमें उन्होंने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी Henrik Ibsen's play A Doll's House, published in 1879, is one of the most influential work that shaped the idea of new women. अब यहाँ पे एक न्यू वुमेन का आइडिया है। ये न्यू वुमेन का आइडिया क्या है, इसको समझ लेते हैं। न्यू वुमेन एक ऐसा आइडिया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि विक्टोरियन सोसाइटी में महिलाओं को
पूरे अधिकार नहीं थे, ना वोटिंग का अधिकार, जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी नहीं थी, कपड़े पूरे पहनने होते थे, बाहर यूनिवर्सिटी में वो जा नहीं सकती थी, घर में रहिए, घर में पढ़ाई होगी और घर के सारे काम को सीखिए। आप चाहे जॉर्ज एलियट के नॉवेल्स को पढ़िए, चाहे विलियम मैकबेथ ठाकरे के पढ़िए, या फिर चार्ल्स डिकेंस के पढ़िए, आप उनके नॉवेल्स में हेनरी जेम्स के नॉवेल्स को पढ़िए, आपको टिपिकल विक्टोरियन वुमेन का एक इमेज सामने आती है। तो न्यू वुमेन क्या है? न्यू वुमेन है कि पुरुषों को आप जो है एक तरह से चैलेंज करना है, यानी उनके जो थॉट हैं, उनका जो विचार हैं, अगर आप उसे उससे अलग विचार रखती हैं तो वो न्यू वुमेन है। यानी एक ऐसी वुमेन जो अपने अधिकार के लिए सामने आती है और चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखती है, यानी उसके अंदर भी पावर है कि वो घर चला सकती है, वो बाहर के भी काम देख सकती है। जैसा कि जीबी शॉ ने कैंडिडा प्ले लिखा है, जिसमें आप न्यू वुमेन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अ डॉल्स हाउस में नोरा नाम की एक कैरेक्टर है जो कि न्यू वुमेन के कॉन्सेप्ट को दिखाती है कि कैसे एक औरत जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़ भी सकती है अगर उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड लॉयल नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि औरत को सब पता है लेकिन इसके बाद भी वो हस्बैंड के साथ रहती है, क्योंकि वो क्या है, वनरेबल है। वो वनरेबल नहीं है, वो अब एक सेल्फ इंडिपेंडेंट है और वो चीज़ों को अपना डिसीजन ले सकती है अपने हक के लिए। तो यही है न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट जो कि हमें देखने को मिलता है। इन लिटरेचर एंड सोसाइटी ये नई चीज़ आती है विक्टोरियन सोसाइटी में, और खास करके 80s और 90s के समय में। इट इज़ अ कल्चरल कॉन्सेप्ट इन द लेट 1900 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। इट रिप्रेजेंटेड अ वुमन दैट सॉट इंडिपेंडेंस, जैसा कि मैंने बताया, एक ऐसी औरत जो इंडिपेंडेंस है और एजुकेशन उसके पास है, इंडिविजुअलिटी की बात होती है, इक्वलिटी की बात होती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू डोमेस्टिक रोल्स, न कि उसे कन्फाइंड कर दिया जाए, बांध के रखा जाए। वह टोटल एक तरह से चैलेंज करता है विक्टोरियन आइडियल्स में, जिसमें महिलाओं को, वुमेन को एंजल्स ऑफ द हाउस कहा जाता था वाइटिंग में। नोरा हेल्मर नाम की जो प्रोटैगनिस्ट है, वाइफ ऑफ टॉरवॉल्ड हैमर, वो टॉरवॉल्ड हैमर की वाइफ है, हु कॉल्स नोरा एज लिटिल स्काईलार्क और स्क्वारल। और कितने प्यार से टॉरवॉल्ड हेल्मर, जो कि हस्बैंड है नोरा हेल्मर का, वो अपनी वाइफ को लिटिल स्काईलार्क और स्क्वारल का एक टाइटल देता है, यानी प्यार से उसे बुलाता है। स्लैमिंग द डोर एंड लिविंग हर होम। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब नोरा को पता चलता है उसके हस्बैंड के जो भी उसे इलिसिट रिलेशंस हैं, तो वो क्या करती है, स्लैम करती है डोर को। जब वो घर से निकलती है तो वो स्लैम करके, यानी तेजी से बंद करके वो जाती है अपने घर को छोड़कर। एंड वॉज कॉल्ड द डोर स्लैम्ड हर्ड अराउंड द वर्ल्ड। और ऐसा माना जाता है कि वो स्लैम करना डोर का, उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजी, यानी कि एक नया क्रांति आ गई औरतों के बीच में, कि वो अब एक नोरा उनके लिए एक एग्जाम्पल हो गई। एज ए प्रोटैगनिस्ट जो है वो काफी फेमस हो गई वर्ल्ड वाइड, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। और जीबी शॉ का कैंडिडा, जो कि 1898 में पब्लिश होता है ये प्ले, ये भी न्यू वुमेन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कैंडिडा में क्या है, वाइफ ऑफ रेवरेंड जेम्स मॉरेल यूजिन मार्चबैंक, यंग आइडियलिस्टिक पोएट। द फेबियन सोसाइटी, द फेबियन सोसाइटी की बात कर लेते हैं। फेबियन सोसाइटी फाउंडेड इन 1884, लंदन में पब्लिश होता है, ये लंदन में इस्टेब्लिश होता है ये फेबियन सोसाइटी, नेम्ड आफ्टर द रोमन जनरल। रोमन पर्पस वाज टू ब्रिंग ग्रेजुअल सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। अब ये फेबियन सोसाइटी का जो मोटिव था, जो रोल था, वो ये था, ग्रेजुअल सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात हो रही है, यानी सोशल में भी, सोशल सोसाइटी बेस्ड में भी, या पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात हो रही है, जो भी उस समय पॉलिटिकल टर्मोइल्स एंड केओस चल रहे थे उसके रिफॉर्म की भी बात करता है फेबियन सोसाइटी। यानी सोशल जस्टिस की बात करता है, पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात करता है। शॉ, जीबी शॉ इसके पार्ट रहे हैं, उन्होंने इसको ज्वाइन किया था फेबियन सोसाइटी इन 1884 में ही ज्वाइन कर लिया था। His contribution to the Fabian Society gave modernism a social and political dimension। अब जीबी शॉ ने इसको ज्वाइन करने के बाद उनके अंदर काफी चेंजेस आते हैं और वो ये चाहते थे कि सोसाइटी में पॉलिटिकल एंड सोशल डायमेंशन को जो है बराबर तरीके से रखा जाए। ही हेल्प रिप्लेस विक्टोरियन मॉरल रिजिडिटी, और वो विक्टोरियन मॉरल जो रिजिडिटी थी, यानी कि एक कह सकते हैं ना कि वो चीज करनी ही है, विक्टोरियन जो नॉर्म्स थे, जो रूल्स थे, उसको मानना ही है, बल्कि फेबियन सोसाइटी उसको ब्रेक करना चाहती थी, जिससे कि सोसाइटी में इक्वलिटी आ सके। विथ रैशनल डिबेट, अब इसमें फेबियन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे जो रैशनल डिबेट करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म की बात होती है, रैशनल थिंकिंग की बात होती है। तो ऐसी इतने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बातें हो रही हैं, और खास करके हमें मैन एंड सुपरमैन में रैशनल थिंकिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैन एंड सुपरमैन पब्लिश होता है 1903 में, शॉ का ये बहुत ही
फेमस प्ले है जो कि लाइफ फोर्स की बात करता है ज्वाइन करने के बाद। द डेकेडेंट मूवमेंट और एस्थेटिसिज्म, अब ये जो एक दो मूवमेंट की बात हो रही है, ये मूवमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। द डेकेडेंट एंड एस्थेटिसिज्म ओरिजिन क्या है, लेट 19th सेंचुरी, स्पेशली 1880 टू 1890। तो इस मूवमेंट्स में क्या हमें देखने को मिलता है, सेंटर क्या रहा है, फ्रांस इसका सेंटर रहा है फर्स्ट, देन स्प्रेड टू इंग्लैंड, पहले फ्रांस में शुरुआत होती है, जब इंग्लैंड में आता है। रिएक्शन अगेंस्ट विक्टोरियन मोरालिटी, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, अब इस दोनों मूवमेंट का जो रिएक्शन था, जो मेन ऑपोजिट, जो कह सकते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी के किसके अगेंस्ट में थे, तो ये विक्टोरियन मोरालिटी के अगेंस्ट में आया, रियलिज्म जो था विक्टोरियन रियलिज्म उसके अगेंस्ट में ये आया, और नेचुरलिज्म के अगेंस्ट में आया। इस इसका मोटो क्या था, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, जैसा कि हम सब जानते हैं, काफी फेमस ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आर्ट जो है ब्यूटी के लिए है, यानी जो भी आर्ट में, चाहे वो आर्ट में नॉवेल है, पोएम्स हैं, पेंटिंग्स हैं, जो भी कुछ आता है वो ब्यूटी के डिस्क्रिप्शन के लिए आता है, ना कि मोरालिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि विक्टोरियंस राइटर्स जो थे दे वर ऑब्सेस्ड विद मोरालिटी, यानी कि आर्ट शुड एग्जिस्ट प्योरली फॉर ब्यूटी, नॉट फॉर मोरालिटी और इंस्ट्रक्शन। आप एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ऑस्कर वाइल्ड का जो फेमस नॉवेल है जिसका नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, जिसमें ब्यूटी, करप्शन एंड मोरल डिके की भी बात हो रही है। चार्ल्स बॉडलेयर जो है फ्रेंच हैं, और उन्होंने लिखा है ली फ्लोर डी डू मॉल, ये इनका काफी फेमस एक वर्क है, दैट शॉक्ड रीडर्स विद थीम्स ऑफ इरोटिसिज्म एंड डेथ, जिसमें इन्होंने इरोटिसिज्म और डेथ की बात की है। इससे पहले ये बातें नहीं होती थी। इस आर्थर सिमन्स का एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसको हम जानते हैं, और जिसका नाम है आर्थर सिमन द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, जो पब्लिश होता है 1899 में, लिंक्ड फ्रेंच सिंबलिज्म एंड इंग्लिश डेकेडेंस, जो कि फ्रेंच सिंबलिज्म और इंग्लिश डेकेडेंस को लिंक करता है, यानी कि जोड़ता है। अगला देखते हैं नॉटी 90s, काफी फेमस एंड कंट्रोवर्शियल जो डेकेड है, जो 10 साल का ये पीरियड है, यानी 1890 से लेकर 1900 का जो टाइम पीरियड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन द पर्सपेक्टिव टू हैव सर्टेन रेवोल्यूशनरी आइडियाज एंड थॉट प्रोसेस। क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। नॉटी 90s with its decadence and aestheticism, आर्टिस्ट रिबेलियन डायरेक्टली पेव द वे फॉर मॉडर्निज्म, जो कि मॉडर्निज्म की तरफ जाने का एक रास्ता जुगाड़ करता है, यानी उसको देता है। यानी नॉटी 90s के समय में वो सारी चीजें होती हैं जो आके जाके ब्रॉड हो जाती हैं। एक कहते हैं ना कि एक छोटी सी शुरुआत है, यानी वो एक तरह से रूट है और बाद में जाके एक बहुत बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है। जितनी भी चीजें आती हैं वो बाद में जाके ब्रॉड हो जाती हैं, राइटर्स को वो एक तरह से देखने को मिलता है उनकी राइटिंग्स में। इट एक्टेड लाइक अ ब्रिज, अब ये नॉटी 90s जो है एक ब्रिज का काम करता है। जैसे आप अगर समझ लीजिए एक रिवर है और इधर जो है विक्टोरियन सोसाइटी है, और यहाँ पे हमें मॉडर्निज्म हमारा इंतजार कर रहा है, ये मॉडर्निज्म हमारा इंतजार कर रहा है। अब इस बड़ी से ब्रिज को पार करने के लिए हमें जो है सॉरी एक रिवर है, और इस रिवर को पार करने के लिए हमें ब्रिज चाहिए इधर से इधर जाने के लिए। तो वो ब्रिज का काम जो है नॉटी 90s करता है, जो बताने की कोशिश की जा रही है। अगर ब्रिज नहीं होता तो विक्टोरियन सोसाइटी से हम मॉडर्निज्म की तरफ नहीं आ पाते, हमें वो चीजें मॉडर्निज्म में नहीं देखने को मिलती जो कि हमें अभी देखने को मिलती हैं। नॉटी 90s में क्या क्या होता है, इट एक्टेड लाइक ए ब्रिज बाय विक्टोरियन कल्चर एंड मॉडर्निज्म, इतना तो समझ आ गया। राइटर्स स्टार्टेड डिस्कसिंग सेक्सुअलिटी, राइटर्स जो है अब डिस्कस करते हैं सेक्सुअलिटी के बारे में, साइकोलॉजी की बात हो रही है, एंड टैबू सब्जेक्ट्स इन देयर वर्क्स। ऑस्कर वाइल्ड्स ट्रायल, अब ये ऑस्कर वाइल्ड्स का ट्रायल क्यों होता है भाई, ऑस्कर वाइल्ड का ट्रायल क्यों होता है, क्योंकि वो पकड़े गए थे ग्रॉस इंडिसेंसी में, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को लाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उनको ट्रायल होता है, वो जेल में जाते हैं, बंद रहते हैं। एंड डाउनफॉल सॉट द आर्टिस्ट एज अ रिबेल एंड आउटसाइडर, यहाँ पे एक रिबिलियस नेचर हमें देखने को मिलता है राइटर के अंदर से। विक्टोरियन सोसाइटी में कोई रिबिलियस नेचर नहीं देखने को मिलता। आप टेनिसन को देख लीजिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग को देख लीजिए, मैथ्यू अर्नोल्ट को देख लीजिए, दे वर डिवाउट विक्टोरियन सेंसिबिलिटी टुवर्ड्स विक्टोरियन सेंसिबिलिटी, मतलब उसमें रिबिलियस नेचर नहीं है। जबकि ऑस्कर वाइल्ड में देख सकते हैं, टॉमस हार्डी में देखने को मिलता है काफी हद तक, जीवी शॉ बहुत सारे ऐसी चीजों का डिस्कशन करते हैं थ्रू हिज प्लेज, जिसमें हमें एक रिबेल और एक आउटसाइडर का सेंट्रल थीम क्या है, मॉडर्निस्ट राइटर है। इन विक्टोरियन इंग्लैंड होमोसेक्सुअलिटी वाज क्रिमिनल ऑफेंस, जाहिर सी बात है। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे 1890 सैलोम इनका वर्क है ऑस्कर वाइल्ड का। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 काफी फेमस प्ले है। डी प्रोफंडिस ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, रिटन इन 1897, और ये जेल में ही रहकर लिखते हैं इस वर्क को।
a long letter to Lord Alfred Douglas। और एक्चुअली ये एक लेटर फॉर्म है जो अपने दोस्त को लिखते हैं, जो जिनका नाम है लॉर्ड अल्फ्रेड डगलस। द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल 1898 रिटन आफ्टर प्रिजन, यानी प्रिजन के 90 का जो के बाद का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्निस्ट जो एक सेंसिबिलिटी डेवलप होती है बहुत ज़्यादा आगे चलकर उसको हमें देखने को मिलती है। सेवरल मैगजीन्स रिजेक्टेड इट। अब इस नॉवेल को बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया। अब आप समझ सकते हैं कि एक नॉवेल जो मैगजीन में पब्लिश होती है उसको पब्लिशर रिजेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सेक्सुअल थीम्स, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे उनको लगता है कि सेक्सुअल थीम्स हैं इसके अंदर देखने को मिलती है। चैलेंजिंग विक्टोरियन मोरालिटी, जो कि नॉवेल पब्लिश नहीं होगी। पर्टिकुलरली टेस्ट सिडक्शन, यहाँ पे टेस्ट के सिडक्शन की बात हो रही है, जो कि किसके द्वारा होता है, एलेक डोवलिस के द्वारा होता है। एक सीन होता है जिसमें टेस्ट जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल की, उसका एक सिडक्शन सीन है जो कि एलेक करता है, और ये चीजें देखने के बाद जो है पब्लिशर ने कहा कि आपकी नॉवेल को पब्लिश नहीं किया जाएगा। हार्डी सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ हर एज प्योर वुमन। और अच्छा, दो सबसे बड़ी बात है कि हार्डी ने टेस के सिडक्शन के बाद भी टेस को प्योर वुमन कहा है, यानी कि उसको टेंटेड नहीं माना है, यानी कोई गलत नहीं माना है। अगर उसका सिडक्शन हो गया, उसके साथ गलत काम हुआ, इसके बाद भी वो प्योर है। और इतना कहने के बाद तो और पब्लिशर समझ सकते हैं कि आप कितना उनके ईगो को चोट पहुंची होगी कि इसके बाद भी आपने प्योर वुमन उसका टाइटल कैसे रख दिया, उसका सब टाइटल उन्होंने रखा है। तो जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी होती है। डिस्पाइट लूजिंग हर वर्जिनिटी, जो गेट्स पब्लिश्ड इन सीरियलाइज्ड फॉर्म। और इसके बाद क्या होता है कि इसका पब्लिकेशन होता है, एक मैगजीन है जिसका नाम है द ग्राफिक, 1891 में पब्लिश होती है ये नॉवेल। हार्डी हैड टू कट और सॉफ्टन सम पैसेज। अब हार्डी बेचारे करते क्या, एज ए राइटर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आपने लिख दिया और लिखने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए पब्लिश होने का। इसके बाद बेचारे वो बैकफुट में आते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को कट करते हैं, कुछ चीज़ों को सॉफ्टन करते हैं, यानी जो भी लैंग्वेज थी उसको हटाते हैं, कुछ ऐसी रफ लैंग्वेज थी। स्पेशली द एक्सप्लिसिट पार्ट अबाउट सेक्सुअलिटी एंड टेस्ट इलिजिटमेट चाइल्ड। और टेस्ट को बच्चा भी होता है, एलिजिटमेट होता है, उसको भी वो कुछ सीन्स को हटाते हैं। और इसका सब टाइटल क्या है इस नॉवेल का, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, और इसका इन्होंने सब टाइटल रखा था। Thomas Hardy's novel faced the suggested backlash and was effectively banned because of its frank treatment of sexuality was Jude the Obscure। लेकिन इसके बाद भी हार्डी मानते नहीं है, इसके बाद भी टेस्ट के बाद भी वो जूड द ऑब्सक्योर, जो इनका एक और कंट्रोवर्शियल नॉवेल है और शायद इनका ये लास्ट नॉवेल होता है, क्योंकि इसके बाद इनको लगता है कि अब ये नॉवेल नहीं लिख पाएंगे। एंड ही टर्न टूवर्ड्स पोएट्री, यानी कि अब वो पोएट्री लिखना शुरू करते हैं आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ जूड द ऑब्सक्योर। क्यों करते हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं, वो हार चुके हैं इन पब्लिशर्स से, जो बार बार उनके नॉवेल्स में कट एंड पेस्ट की बात करता है, जो जिसमें इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि जूड जो प्रोटैगनिस्ट है और शिव जो है फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर हैं, लिव टुगेदर विदाउट मैरिंग, और वो साथ रहते हैं विदाउट मैरिंग, मतलब बिना शादी के। रिजेक्ट कन्वेंशनल सोशल वैल्यू, जो कि मोरालिटी, विक्टोरियन मोरालिटी के सीधे खिलाफ है। यानी कोई सोच नहीं सकता था कि विक्टोरियन टाइम में भी कोई दो कैरेक्टर मेल और फीमेल एक साथ बिना शादी के रह सकते हैं, जो कि जूड द ऑब्सक्योर में थॉमस हार्डी ने दिखाया है, विच वाज कंसिडर्ड स्कैंडलस, जो कि एक तरह से स्कैंडलस है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। सिगमंड फ्रॉयड अगला नाम आता है, और सिगमंड फ्रॉयड का क्या रोल रहा है मॉडर्निज्म को लाने में, उसको देख लेते हैं। सिगमंड फ्रॉयड गेव आर्टिस्ट अ न्यू लैंग्वेज फॉर इनर सेल्फ। इस व्यक्ति ने राइटर्स को एक इनर सेल्फ दी, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दिया जिससे कि राइटर अपने अंदर की बहुत सारी चीजों को लिख सकता है, अपने सेल्फ को दिखा सकता है, उसके अंदर जो भी चल रहा है, यानी वो सोसाइटी को बिना ध्यान में रखे चीजों को, अपने अंदर की चीजों को लिख सकता है। जैसे कि एक टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत अच्छे से अपने नॉवेल्स में दिखाने की कोशिश की है, चाहे मिसेस डैलवे हो और भी बहुत उनकी नॉवेल्स हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हिज थ्योरी ऑफ द अनकॉन्शियस। अब फ्रॉयड ने क्या क्या थ्योरीज दी हैं, वो उसमें अनकॉन्शियस है, रिप्रेशन की बात होती है, सेक्सुअलिटी, रीशेप्ड हाउ मॉडर्निस्ट राइटर्स एंड आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेड ह्यूमन एक्सपीरियंस। उसने दिखाने की कोशिश की है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, न कि सोशल एक्सपीरियंस, यानी सोसाइटी से लिया हुआ उधार अनुभव काम नहीं आता है। आपके पर्सनल और बहुत ही पायस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स। वो एक्सटर्नल इवेंट को वैल्यू नहीं देता है। फ्रॉयड कहता है ये उधार का अनुभव काम नहीं आता है। टर्न इनवर्ड्स, अपने अंदर की तरफ देखिए, झांकिए क्या है। एक्सप्लोरिंग ड्रीम्स, अपने सपनों के बारे में सोचिए। इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो आपके अंदर द्वंद्व चल रहे हैं। एंड हिडन डिजायर्स, जो अंदर ही अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उसको दबाने की कोशिश मत करिए। अगर आप टी.एस. एलियट का
प्रूफ्रॉक पोएम पढ़ते हैं तो आपको साफ समझ में आ जाता है। एक मोनोलॉग जो चलता है हमारे अंदर जब हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, अपने डिजायर्स एस्पिरेशंस की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं, जिसमें से जॉयस, वोल्फ एंड एलियट इसका प्राइम एग्जाम्पल है। सम ऑफ हिज मेन आइडियाज, उसके कौन कौन से आइडियाज थे, जैसे द अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स, रिप्रेशन, साइको एनालिसिस एंड इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी थियरीज और टर्म्स को उसने दिए हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या बोलता है ये कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। राइटर्स लाइक जेम्स जॉयस, जो कि यूलिसिस है, 1922 में यूलिसिस का पब्लिकेशन है, सेम ईयर द वेस्टलैंड का भी है, द वेस्टलैंड भी 1922 में पब्लिश होता है। यूलिसिस भी काफी फेमस नॉवेल है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्राइम एग्जाम्पल है। एंड वर्जीनिया वुल्फ्स मिसेस डैलोवे टू द लाइट हाउस, ये वर्जीनिया वुल्फ का काफी फेमस ये दो नॉवेल्स हैं। ट्राई टू कैप्चर द फ्लो ऑफ थॉट्स, मेमोरीज एंड अनकॉन्शियस इम्पल्सेस। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में मेमोरीज, थॉट एंड अनकॉन्शियस इम्पल्सेस को कैप्चर करने की बात हो रही है, अपने इनर सेल्फ को सामने लाने की बात हो रही है। जब आप जेम्स जॉयस को पढ़िएगा, वर्जीनिया वुल्फ को पढ़िएगा, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ये मैंने अपनी पूरी कोशिश की है मॉडर्निज्म के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, मॉडर्निज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना रिबिलियस रहा है। आई होप कि चीजों को आप समझेंगे। मिलते